आप देख रहे हैं ऐसा लाइव भारत और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। तकरीबन 2 हफ्ते पहले हमने ईरान और अमेरिका इजराइल के युद्ध पर चर्चा की थी यहीं स्टूडियो में, और इस बात पर विचार किया था कि अब ये युद्ध क्या शक्ल लेगा, कब अंत होगा इसका। उसके बाद 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, युद्ध अभी भी जारी है। अमेरिका ये दावा कर रहा है कि उसकी इसमें अब तक जीत हुई है क्योंकि ईरान की वायुसेना, नौसेना और सेना को नेस्तनाबूद कर दिया अमेरिका ने, ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है। दूसरी तरफ ईरान लगातार हमले जारी हैं, ईरान के भी, और पीछे हटने को वो तैयार नहीं। ना ही वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पीछे हट रहा है और ना ही वो उसने खाड़ी देशों पर, बाकी के जो देश हैं उन पर अपने हमले बंद किए हैं। इस सब के बीच कहा यह जा रहा था कि पीछे से कुछ गुपचुप बातचीत भी चल रही थी, लेकिन उसका भी ईरान ने खंडन किया है और अमेरिका भी अब उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा। आखिर अब क्या मोड़ ले रहा है ये युद्ध और किस दिशा में जा रहा है, किसकी जीत किसकी हार, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद है डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर सिंह। कर्नल दानवीर, आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। 2 हफ्ते पहले हमने बात की थी और हम ये मंथन कर रहे थे कि भाई अब क्या होगा, क्या कोई डिप्लोमेटिक टॉक्स होंगे या ईरान 2 हफ्ते से ज़्यादा और सस्टेन कर पाएगा। 1 महीने से ऊपर हो गया, ईरान डटा हुआ है और अमेरिका भी अपनी जीत बता रहा है। जी एब्सोल्युटली। अभी इस मौके पर और इस मोड़ पे अगर हम बात करें इस युद्ध की, तो हमको ईरान की तारीफ़ करनी पड़ेगी। तारीफ़ इसलिए करनी पड़ेगी मिलिटरीली कि उसकी जो बनाई हुई स्ट्रैटेजी वो कामयाब होती नज़र आ रही है। ईरान ने बहुत बड़ा सबक लिया था पिछले साल जून में, जब उसके ऊपर बमबारी हुई थी, जब उसके 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अमेरिकन्स ने बम गिराए थे। उसको ये पता लग गया था कि अमेरिकन्स और इजरायलीज़ अब बहुत सीरियस हैं ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, और ये दोबारा हमला होगा और इससे ज़्यादा सीवियर हमला होगा। तो उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को तभी से ट्वीक कर लिया। अगर आप उस समय की खबरों पर ध्यान अपना ले जाएं, तभी बात होने लग गई थी कि फिसाइल मटेरियल, एनरिच्ड यूरेनियम को अंडरग्राउंड शिफ्ट कर दिया गया है। ईरान की तरफ से ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी किए थे जिसके अंदर IRGC की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज के बारे में विजुअल्स आए थे। हाँ, वो वीडियो सबने देखे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आज जब आप उसको हाइंडसाइट में देखते हैं तो आपको उसका लॉजिक समझ में आता है। तो वो अपने क्रिटिकल एसेट्स को लेकर अंडरग्राउंड हो गया। वो उसने लंबी जंग की तैयारी तभी शुरू कर दी थी और उसका नतीजा आज ये है कि अमेरिका फंसा हुआ दिख रहा है। और जिस स्पेक्ट्रम के अंदर ईरान ने टारगेट किया है पूरे मिडिल ईस्ट को और अमेरिकन फोर्सेस और इजरायलीज को चैलेंज किया है, उस स्पेक्ट्रम का अंदाजा इनको नहीं था कि ये इस तरीके का स्टैंड ले लेगा। बेसिकली असिमेट्रिक वॉर इसने लड़ी है और इसने ईरान ने एक स्ट्रैटेजी के तहत पूरे वॉर को एक्सटेंड कर लिया है। इट इज नो मोर बिटवीन इजराइल, यूएस एंड ईरान, इट इज बिटवीन ईरान वर्सेस द रेस्ट, जिसके अंदर मिडिल ईस्ट का बहुत बड़ा रोल है। मिडिल ईस्ट, अरब वर्ल्ड को टारगेट करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फोकस में लेना, पूरी की पूरी आपने वर्ल्ड इकोनॉमी को टारगेट कर दिया। Absolutely. और नेटो को डिवाइड कर दिया। अभी नेटो के अस्तित्व पे यूरोप से क्या क्या बयान आ रहे हैं। हाँ, तो यूके कह रहा है दिस इज नॉट आवर वॉर, दिस इज नॉट। तो नेटो के अस्तित्व को भी चैलेंज इस वॉर ने किया है। तो इस वॉर का नतीजा जो भी हो, लेकिन जो बड़ा नतीजा ये होगा कि पूरी दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है, जो पूरी दुनिया जिस तरीके से हम लोगों को नजर आ रही है, रूल बेस्ड वर्ल्ड, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। नेटो इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट मे बी प्रूव्ड और एक्स्ड और टेकन इनटू इररेलेवेंस। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी तो कहा है कि हम नेटो से हट जाएंगे क्योंकि इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। इस लेवल का गेम ईरान ने खेला है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी मुश्किल यूएस के लिए खड़ी कर दी है। इतनी बड़ी सुपर पावर, और उसका ये हश्र कर लिया। एंड लास्ट लाफ अगर कोई हंस रहा होगा तो वो पुतिन हंसेगा इस मामले में। एंड पुतिन इज ऑफर्ड कि भाई मैं मीडिएट कर देता हूं। जैसे अमेरिका बोलता रहा है कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को सॉल्व करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम आपकी मदद कर देंगे, हम नेगोशिएट कर देंगे। तो अब
ये पुतिन साहब कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई को नेगोशिएट करने के लिए, पीस नेगोशिएट करने के लिए हम आपकी मदद कर देंगे। तो ये इस तरीके से ये पूरा खेल बना है। अगर आप सिर्फ लड़ाई की और आज की बात करें, जब डोनाल्ड ट्रंप स्पीच दे रहे थे, जब उनका स्पीच चल रहा था, उन्होंने कहा कि हम ईरान को वापस स्टोन एज में ले जाएंगे, पत्थर युग में। तो जब वो पत्थर युग की बात कर रहे थे, उसी टाइम ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल से हमला किया। जबरदस्त हमला था वो। बिल्कुल। सो ईरान ने स्पीच नहीं दिया, लेकिन ईरान ने पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप को जो स्पीच दे रहे थे उस समय, कि लड़ाई हम तय करेंगे कि इसका रुख किस तरफ से जाएगा। ईरान बार बार ये कह रहा है कि युद्ध का अंत कब और कैसे होगा ये हम तय करेंगे। हाँ, क्योंकि उसने जिस स्पेक्ट्रम में, मैंने बोला कि जिस स्पेक्ट्रम में वो पूरे युद्ध को ले गया है, उस स्पेक्ट्रम का कंट्रोल ईरान के पास है। उस स्पेक्ट्रम में अमेरिका और एलाइज के पास उसका कंट्रोल नहीं है। अगर आप पूरे युद्ध को देखें, तो अब है ही नहीं। यूके ने युद्ध में जाने से मना कर दिया है, स्पेन ने अपने, मैं जब यहां पे एलाइज की बात कर रहा हूं तो इजराइल एंड मिडिल ईस्ट, अरब वर्ल्ड, जो कि इनफैक्ट विक्टिम्स भी कह सकते हैं, जो भी कह लें आप, विक्टिम कह लें, और या आप कह लें कि इधर मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया की कमोलिका हैं, यू नो, दे प्लेइंग गुड पॉलिटिक्स। बिकॉज अगर हम अपने डिस्कशन को थोड़ा सा डेविएट करें तो अरब सुन्नी वर्ल्ड चाहता था कि ईरान डेसिमेट हो जाए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा खतरा उसको ईरान से ही था। तो वो उसमें अपॉर्चुनिटी तलाश रहे थे, और धीरे धीरे वो चीजें निकल के आ गई कि एमबीबीएस क्या चाहते थे, यूएई के राष्ट्रपति क्या चाहते थे, तो वो चीजें भी निकल के आई हैं। सो इट इज नॉट इन बाइनरी, इट्स अ प्रीटी कॉम्प्लेक्स स्टफ, scattered, diffused, yeah, in all directions. but Iran is calling the shots. ईरान इज कॉलिंग द शॉट्स डेफिनेटली। और इनफैक्ट ट्रंप का तो स्पीच हम सब ने सुना ही, और वो तो दावा ये कर रहे थे कि हम जीत चुके हैं, हमने उनकी नेवी वगैरह सबको नेस्तनाबूद कर दिया है, 2-3 हफ्तों में हम बिल्कुल ही तबाह कर देंगे स्टोन एज। दूसरी तरफ मैं ईरान के विदेश मंत्री का इंटरव्यू भी देख रही थी, अब्बास अरागची। उनके चेहरे पर जो भाव थे ना, पूरे इंटरव्यू में ही वो स्माइलिंग, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। उन्होंने बोला कि हमारी सिविलाइजेशन पूरा इतनी प्राचीन है, हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आप हमारे से इस तरह हमें हमला तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से डिसरिस्पेक्टफुली आप हमारे बारे में बातें कर रहे हैं वो सही नहीं है। और वो ये सब बातें कह रहे थे बहुत आराम से। तो मैं दोनों का अगर आप कॉन्ट्रास्ट देखें, अमेरिकन अभी मार्को रूबियो भी इंटरव्यूज दे रहे हैं, पीट हेग्सेथ भी, ट्रंप की स्पीचेस भी हम देख रहे हैं, तो कॉन्ट्रास्ट जो हम देख रहे हैं ना ईरान के नेताओं में, उनके राष्ट्रपति हो चाहे उन्होंने तो अमेरिका की जनता को चिट्ठी भी लिखी है, ईरान के राष्ट्रपति ने बिल्कुल लिखी है कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये जो दो टोन्स हैं, इनको आप कैसे एनालाइज करते हैं, दोनों की जो टोन्स हैं? देखो, जो अमेरिका का जो जिंगोइज्म है, और उस जिंगोइज्म से जो एंजाइटी पैदा हो रही है लीडरशिप में, क्योंकि वो जिंगोइज्म सफल होता नजर नहीं आ रहा है। जो आपकी फर्स्ट वेव ऑफ सरप्राइज थी, उसमें आप जरूर कामयाब हो गए, आपने कुछ शीर्ष के नेता निकाल दिए, लेकिन आपने जब शुरुआत करी थी, जो ट्रंप का अगर ओरिजिनल आप स्पीच सुन लें, जब उसने वो, या ट्रुथ सोशल पे चले जाएं, उसकी जो बात थी कि वी आर नॉट अगेंस्ट इरानियन पीपल, वी आर अगेंस्ट द इवल रिजीम, एंड वी वांट कि वहां के जो लोग हैं वो सत्ता पे काबिज हो जाएं और अपने पसंदीदा तरीके से अपने देश को चलाएं, लोकतांत्रिक, ये इस तरीके की बात उन्होंने शुरू में कही थी। तो अब वो सब खत्म हो गया, अब अगेंस्ट द पीपल हो गए, अब आप स्टोन एज में ले जाने की बात कर रहे हैं। यानी कि आपका जो जिंगोइज्म था उसकी हवा निकल गई है, और उससे एक बौखलाहट आपके अंदर नजर आ रही है। और उधर इरानियन फॉरेन मिनिस्टर, जो मुल्क स्ट्रेस में था, उसको अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं गेम जो है अपने तरीके से खेल पाऊंगा, और खेल रहा है वो। मैं तबाह हो रहा हूं, बर्बाद हो रहा हूं, लेकिन मैं बना हुआ हूं, मैं बना भी हुआ हूं, और अब इनका पूरा जो नींव है, द एम्पायर्स फाउंडेशन हैज बीन शेकन। यूरोप को छेड़ दिया उसने, पूरा यूरोप अभी उसके साथ नहीं खड़ा हुआ है, ट्रंप के साथ में, और अरब वर्ल्ड बहुत डरा हुआ है। उधर इजराइल को भी समझ में आ गया है कि ये जो चीज है, ये हमने पंगा तो ले लिया है, लेकिन ये
पंगा गलत ले लिया है और मजबूरी लग रहा है इजराइल को, वो बिल्कुल लग रहा है। मौका ढूंढ रहे हैं कि हम तो साउथ लेबनान को बफर जोन बना देंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे। हाँ, तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में अभी मैं यही देख रहा था, लेटेस्ट ये है कि इजराइल ने कहा है कि डिसआर्मिंग हिजबुल्लाह इज ए अनरियलिस्टिक एम। अच्छा, तो ये आप आज बोल रहे हैं, जब आप वही मैं कह रहा हूं कि जो जिंगोइज्म और मिलिट्री एडवेंचरिज्म से जो आपको एक फॉल्स आपको वो आइडिया लगता है, और जब आप रियलिटी में उतरते हैं तो फिर आप देखते हैं कि ये कहानी कहां पे है। इतनी इंटेलिजेंस है इजराइल की भी, अमेरिका की भी, फिर उसके बावजूद इसे झूठी मानेंगे कि वो समझ नहीं पाए कि ईरान की। ये बताइए कि हमास गाजा पूरा तबाह कर दिया, क्या हमास आउट हो गया वहां से? नहीं हुआ ना। हिजबुल्लाह के बारे में आज कह रहे हैं कि अनरियलिस्टिक एम है डिसआर्म करने का, जबकि वो शायद इसलिए कह रहे हो क्योंकि अमेरिका ने, ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि 2-3 हफ्ते में अब हम यहां से वाइंड अप कर रहे हैं। चाहे किसी भी उसमें कर दिया हो, लेकिन इजराइल ने ओनरशिप ली हुई थी ना उसकी, उसका तो बॉर्डर लगता है, लेबनान के अंदर घुस भी चुके हैं वो, बिल्कुल वो सब कहानी है ना। लेकिन वो अनरियलिस्टिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? उन्होंने खुद कह दिया। और हाँ, उधर हुतीज ने भी शुरू कर दिया, मोर्चा खोल दिया। तो फिर और ये सारे के सारे इरानियन प्रॉक्सीज हैं। तो ईरान की प्रॉक्सीज भी खत्म नहीं हुई, ईरान से भी आपने पंगा ले लिया। ईरान कह रहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, और वो लगातार इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है, मिडिल ईस्ट में हमला कर रहा है। तो क्या समझ में आता है? यही समझ में आता है ना कि ईरान कर्व के ऊपर है और बाकी लोग सब रिएक्ट कर रहे हैं। अब ट्रंप एक एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं। वो उनकी स्पीच में भी समझ में आया कि अब वो बता रहे हैं कि हम तो जीत गए हैं क्योंकि हमने सारी उनकी नेवी आर्मी एफर्ट्स को तबाह कर दिया, टॉप लीडरशिप कर दिया, और बस 2-3 हफ्ते में ये स्टोन एज में चला जाएगा और हमारी जीत है, वो बता रहे हैं। लेकिन विश्लेषकों का ये मानना है, और ऐसा लगता भी है कि वो एक एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं कि अब कैसे मैं निकलूं यहाँ से बाहर। भाई, इन्होंने तो तालिबान भी तबाह कर दिया था, तालिबान फिर आ गया और भी मजबूत तरीके से आया है। तो ऐसे नहीं होता है, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। और ये उनको हार्ड वे समझ में आ रहा है कि ये ऐसे काम नहीं चलेगा, और अभी उनकी मजबूरी है। देखिए, ट्रंप बीच में नहीं छोड़ सकते अभी इसको, पर वो 2-3 हफ्ते में कह रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं कहेंगे इसको, आप इस तरीके से देखिए, क्या ट्रंप ये बोल सकते हैं कि अगले 6 महीने तक हम लड़ेंगे? नहीं बोल सकते। नहीं। तो उसको अपनी पॉपुलेशन को भी प्लिकेट करना है, उसको उनको भी सेटिस्फाई करना है, जिससे कि सिचुएशन ज़्यादा गड़बड़ाए ना, और उसको मार्केट्स भी कंट्रोल में रखने हैं। 2,500-3 हज़ार ट्रूप्स भी तो भेज दिए हैं। 2,500-3 हज़ार ट्रूप्स भी भेज दिए। देखिए, उसकी मजबूरी। आप ये देखिए, फर्ज करिए हाइपोथेटिकली 2-3 हफ्ते में, जैसे आप बता रही, खूब बमबारी करने के बाद में यूएस कहता है कि अब हम जा रहे हैं, हमने हरा दिया, हमारी जीत है, हमारी जीत हो गई, बल्ले बल्ले हो गई, बस अब खत्म हो गए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा, इन एनी केस ईरान खौफ खाए हुए है, खफा है आपके अरब वर्ल्ड से, वो इनको छोड़ेगा क्या? और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वो तो अब टोल वसूल रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि अब इसके ऊपर मलकियत हमारी है। अब आप जब नेगोशिएट करेंगे तो ये एक उनकी शर्त है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारी टेरिटरी का हिस्सा माना जाए, तो कर लीजिए बात। ये पहले नहीं था। तो बेसिकली, लाइक एज दे से दैट करेंसी ऑफ वॉर इज रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट यहां पर जो बात हो रही है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हो रही है, और वो कह रहा है कि ये रियल एस्टेट अब मेरा है। तो कौन जीता? है ना? तो अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी। ये क्वैगमायर है जिसमें अमेरिका पता है आप क्या कह रहे हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो इनफ पेट्रोल गैस प्रोड्यूस करते हैं, ये तो जिन देशों को फर्क पड़ता है वो अब देखें। हाँ, तो अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है? ब्रेंट ऑयल की 5% उछाल क्यों आई आपके स्पीच खत्म होने से पहले? एग्जैक्टली, उसके बाद कम भी हुआ। कम हुआ है क्या? अच्छा, दैट आई एम नॉट अवेयर कि कम हुआ है। अगर कम हुआ है तो थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है, जिसको बोलते हैं। तो फर्क तो पड़ेगा भाई। और आपको लगता है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को आप धक्का देके आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आपके कंट्री में कोई इन्फ्लेशन नहीं होगा? ऐसा ट्रंप कहते हैं। ट्रंप के कहने भाई, उनको अपने लोगों को भी तो हल्लाशेरी करनी है। और अगर वो गल्फ ऑफ एडन को बंद कर दे, अगर आपका यमन, रेड सी वाला जो कि लगे हुए हैं वो, हाँ, तो
बबल मंदेव जिसको बोलते हैं, बाबल मंदेव, तो वो उनको पूरी दुनिया की शिपिंग जो है स्पेशली यूरोप, उसको कहां से आना पड़ेगा, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट को इसीलिए यूरोप ये बार बार कह रहा है, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने 2 रोज पहले भी कहा दिस इज नॉट आवर वॉर। तो बिगेस्ट लूजर इस लड़ाई के अंदर तो यूरोप हुआ ना। यूरोप और जो अमेरिका का साथी है, अमेरिका, यूरोप को तो पहले आपने यूक्रेन के चक्कर में बरगला के रशिया से दूर कराया, जो सस्ता तेल और गैस लेते थे। अब वहां भी दुश्मन बना दिए और यहां भी दुश्मन बना दिए। अब बोला, अमेरिका बोल रहा है कि अब हमसे तेल ले लो आके, कोई टेंशन नहीं है, और महंगा तेल देगा वो। तो बेवकूफ तो यूरोप बन गया। तो यूरोप इसीलिए तो बोल रहा है कि इट इज नॉट आवर वॉर, वो तो परेशान है। सो बेसिकली व्हाट ट्रंप, जो कि सुपर पावर के लीडर हैं, दुनिया की एक वाहिद फोर्स है जो कि इतनी पावरफुल है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से परे नहीं हो सकती। उसको इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को ढंग से मैनेज करना होगा, अगर उसने अपनी सीरियसनेस अपने मुल्क की बना के रखनी है तो। अदरवाइज पीपल विल नॉट केयर। एंड देखिए, अफगानिस्तान के विड्रॉल के बाद ये वाला जो फेस ब्लैकनिंग होगी, रोल बैक होगा, ये बहुत डेंजरस होगा। इट इज बेसिकली चैलेंजिंग द सुपर पावर स्टेटस ऑफ अमेरिका। लेकिन ट्रंप इस चीज को भाप भी रहे हैं और उनको कोई फर्क पड़ता हुआ दिख भी नहीं रहा है। लेकिन बट ट्रंप इज नॉट अमेरिका। एग्जैक्टली, बट कुछ समय तक रहने वाले वो तो फिर अब दैट इज जब तक उनकी प्रेसिडेंसी है। पर आम जनता अमेरिका की भी ये समझ रही है कि ये, इनफैक्ट वहाँ कितनी रैलियां हो रही हैं अमेरिका भर में पिछले दिनों। अमेरिका में रैली हो रही है, इजराइल तेल अवीव में हो रही है। तेल अवीव में भी, बिकॉज यू कांट बी परपेचुअली एट वॉर। यू गॉट द पॉइंट, यू कांट बी परपेचुअली एट वॉर। सो ये सारे इश्यूज हैं। अच्छा, अब ये जो ट्रूप्स जो इतने सारे इन्होंने भेजे हैं, भेज दिए हैं, जो बिल्डअप हम देख रहे हैं, तो ये भी कह रहे थे कि जो आसपास के, ईरान के आसपास के आइलैंड्स उनको टेक ओवर करेंगे, खार्ग वगैरह, क्या इसकी संभावना आप देख रही हैं? देखिए, इनफैक्ट मैं ये आगे पहले भी बोल चुका हूँ कि सवाल अब ये नहीं है कि क्या आप ट्रूप्स ऑन ग्राउंड लेके जाएंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड लेके जाएंगे, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि बूट्स ऑन ग्राउंड ले जाने के बाद आप वहाँ से निकलेंगे कैसे। अगर वहाँ पर मरीन्स कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं और एक तरीके से वॉर का कोई निर्णय आपको दिख नहीं रहा है, बूट्स ऑन ग्राउंड एक वाहिद ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जिसके अंदर 3 सब ऑप्शंस हैं, उसके बारे में तो जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आप कर लेंगे, आपकी काबिलियत है। हमने इराक में देखा, हमने आपको अफगानिस्तान में देखा कि आपके अंदर शॉर्ट टर्म में स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल विक्ट्री हासिल करने की सलाहियत है, आप कर लेते हैं, लेकिन आप उसको सस्टेन नहीं कर पाते और वो आपकी वीकनेस बन जाती है और उसको एक्सप्लॉइट कर लेता है जहां वो वाला कंट्री या लोकल्स जिसको आप ऑक्यूपाई करने गए। तो आप ईरान को आराम से कर लेगा वो। अमेरिका के पास में कोई इशू नहीं है और अमेरिका बहुत बड़ा है। अगर मैं प्योरली अमेरिकन मिलिट्री माइट की बात करूं, बहुत बड़ा है। और वो छोड़ दीजिए, सेंट कॉम में इतनी काबिलियत है कि वो ईरान और ये एक साथ ये सारे कंट्रीज को एक साथ भी ले सकते। दे आर सो पावरफुल दे आर। बट क्वेश्चन इज नॉट दैट, क्वेश्चन इज कि वो सब करने के बाद आप निकलेंगे कैसे वहां से। और अगर आपने ये कर भी लिया और वहां से आप निकले, क्योंकि आपके पास में कोई रिजीम ऑल्टरनेट नजर नहीं आ रहा है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? हाँ, ऑब्जेक्ट एंड गेम क्या है? अगर आप रिजीम चेंज भी कर लें तो आप चेंज किससे करेंगे, उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी और क्या ईरान को वो स्थिरता दे पाएगा। अगर असिमेट्री और ज्यादा फैल गई तो अरब सुन्नी वर्ल्ड कितना सुरक्षित रहेगा। क्या ये पूरा का पूरा रीजन एक बहुत बड़े क्योस और टर्मोइल में चले जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो भारत जैसे मुल्कों के ऊपर कितना गंभीर असर पड़ेगा, यूरोप के ऊपर गंभीर असर पड़ेगा। सी, ईरान इज जस्ट अ स्टेप अवे फ्रॉम, बिल्कुल। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर देयर। तो अमेरिका के लिए इस समय बहुत बहुत चिंता और गंभीर चिंता। तो मतलब आपको भी ऐसा लगता है कि 2-4 हफ्ते 3 हफ्ते में थोड़ा बहुत फेस सेविंग के लिए कुछ और ठिकाने बस्ट करके ये वहां से पुल आउट कर लेंगे, क्योंकि अब उन्होंने ये बोलना बंद कर दिया है कि हम वहां पे सत्ता परिवर्तन करेंगे। अब वो ये ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहे। वो तो ये कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन कर दिया है हमने। वी आर टॉकिंग टू दोस पीपल, जा चुके हैं। अब नए लोग, अब जो लोग हैं दे आर सेंसिबल पीपल एंड वी आर टॉकिंग टू देम। ये हमें नहीं, किसी को नहीं पता। वी आर टॉकिंग टू देम। पाकिस्तान को रखा था कि आगे, पाकिस्तान भी अभी कहीं नजर नहीं आ रहा है।
कि कौन क्या है, तो देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। ईरान कह रहा है कि हम बात ही नहीं कर रहे हैं और हम करेंगे भी, हमें बात नहीं करनी है, और हमारी शर्तें ये है, उसमें हॉर्मुज एक शर्त है, हॉर्मुज पे हमारा कब्जा है, और हमें ये पूरा वो करा जाए, हमारे को कॉम्पनसेशन जो हमें नुकसान दिया, वो डिजर्व करते हैं, सब कुछ तो खत्म कर दिया। हाँ, तो अब इस तरीके का गेम, तो लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट, बट मेरे को लगता नहीं है कि 2-3 हफ्ते में कुछ नहीं खत्म निष्कर्ष निकलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता अनलेस अंटिल यू जस्ट, एज आई वाज मेंशनिंग बिफोर वी स्टार्टेड द प्रोग्राम, वो लोग बड़े ट्रांजैक्शनल लोग हैं। अगर उनको कॉस्ट एनालिसिस के अंदर लगेगा कि बहुत महंगा पड़ रहा है, कॉस्ट ज्यादा हो रही है, वो कहीं भी किसी भी लेवल पर छोड़ देंगे। वो हम और आपकी तरह वो इमोशनल उस तरीके में नहीं है। और वैसे भी अब वो कह रहे हैं कि हमारे मोस्टली ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए हैं, उनके ऑब्जेक्टिव सब टिक हो गए हैं, सब तो कुल मिला के अगर मैं आखिर में मतलब इस शो को समेटते हुए ये पूछूं आपसे कि अब तक की जो बाजी हमने देखी है उसमें कौन जीता कौन हारा, किसके पक्ष में, हम हमारी डिस्कशन से तो स्पष्ट हो ही रहा है। जी, आप बोल भी दीजिए। जैसा मैंने कहा है कि हु इज कॉलिंग द शॉट्स, तो ईरान इज कॉलिंग द शॉट्स। तो अगर आप नैरेटिव की बात करें तो ईरान इज विनिंग द नैरेटिव, ईरान इज विनिंग द नैरेटिव। और जंग के 1 महीने बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है सभी को जितने भी राइट माइंडेड लोग हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो देख रहे हैं, वो ये भांप सकते हैं कि ईरान का जिस कदर नुकसान करने के लिए अमेरिका और इजराइल चले थे वो नहीं कर पाए, उल्टा ईरान इसमें डिप्लोमेटिक तौर पर भी और फिनेंशियल तौर पर भी एक विजेता के तौर पर उभरता हुआ दिख रहा है, चाहे उनको उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और उनकी टॉप लीडरशिप को शुरू में ही नुकसान पहुंचा दिया गया हो। स्टूडियो में आने के लिए बहुत धन्यवाद आपका कर्नल दानवीर। एग्जैक्टली 2-3 हफ्ते बाद हम फिर देखेंगे, उस वक्त इस पर विश्लेषण करेंगे कि क्या उस वक्त मोड़ लेती है जंग। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए ऐसा लाइव भारत।